सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, बल्कि अच्छी खबर यह है कि मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम हो गई है। NCOC के सरबरा असद उमर कहते हैं कि 4 से 15 सितंबर तक कोरोना से ज़्यादा मुतासरा 24 अजला में बंदिशें लगाई थीं। इनमें से 18 अजला में सूरत हाल में बेहतरी आई है। जहां पाबंदियां खत्म कर रहे हैं, यानी 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जाएंगे और इंटरसिटी बस सर्विस के लिए 50% सवारियों के साथ इजाजत होगी। तहम 6 अजला लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में बंदिशें बरकरार रहेंगी। इसके अलावा असद उमर ने खबरदार किया है कि वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ पाबंदियां बढ़ाते चले जाएंगे। इन लोगों के फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी होगी, शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर पाबंदी होगी, होटल्स और गेस्ट हाउसेज में बुकिंग बंद कर दी जाएगी, इंडोर आउटडोर डाइनिंग और शादियों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। तालीमी इदारों में वैक्सीन ना लगवाने वाला तदरीसी और गैर तदरीसी तमाम अमला 30 सितंबर के बाद अपना काम जारी नहीं रख सकेगा। इस वबा के खिलाफ हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश हैं, लेकिन सच ये भी है कि बार बार पाबंदियों से अब लोग तंग आ गए हैं। तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है, कारोबार भी तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं। लेकिन कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मईशत की बेहतरी के गुन गाते नजर आए, जिस पर इन्हें अपोजिशन की शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। किसी ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का ताना दिया तो कोई इनकी बेखबरी पर फप्ती कसता रहा। लेकिन यह सिर्फ सदर की सोच नहीं, आज यही दावे वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जुबान पर भी थे, जिनका इरशाद यह था कि महंगाई का रोना सब्सिडी का हुकूमती टोना खत्म कर देगा। इन्होंने आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दावा यह भी किया कि अगले चंद दिन में आटा सस्ता हो जाएगा। काम मुश्किल है, लेकिन वजीर खजाना कह तो रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मईशत बेहतर हो रही है तो फिर अमेरिकी डॉलर को क्यों आग लग गई है, जो मुल्की तारीख में बिल्कुल ऐसे नए से नए रिकॉर्ड बनाने पर तुला हुआ है जैसे हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने पर तुल गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतराज़ात के बाद तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में खुली जंग शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती इल्जामात को नकेल डालने के इक़दाम शुरू भी कर दिए हैं। आज़म स्वाति और फवाद चौधरी को नोटिस की खबरें गर्म हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जिक्र हो जाए महंगाई की दुहाई का। बाबर डोगर गुलाम रज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आज तो आपके पास यानी फुल टॉस आ गई है हुकूमत की तरफ से, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि कुछ हुकूमत कोशिश ज़रूर करी है कैश सब्सिडी देकर। उसामा साहब, मैं ये भी पढ़ रहा था, शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान में महंगाई खाली पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में बड़ी महंगाई हुई है। तो सर मैं कुछ मैंने चीज़ें इकट्ठी की हैं, कुछ फिगर इकट्ठे किए हैं कि पाकिस्तान में 2021 में जो पर कैपिटा इनकम है वो $1190 है, बांग्लादेश में $1970 है, इंडिया में $1900 है, ईरान में $2282 है। इस कोरोना में उनका पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अब उसके साथ साथ अब आ जाए पावर्टी रेशो पे। पाकिस्तान में इस खिते में सबसे ज़्यादा पावर्टी रेशो है 39.2%। बांग्लादेश में 27%, बांग्लादेश में जो है, इंडिया में जो है 27% है और बांग्लादेश में 14% है महंगाई की, और पाकिस्तान में 5% पर ईयर के हिसाब से गुर्बत बढ़ रही है। मैं ये गुर्बत की बात कर रहा हूँ कि 5% के हिसाब से गुर्बत बढ़ रही है और 39.2% गुर्बत बढ़ी है पाकिस्तान में। इंडिया में 27%, बांग्लादेश में 14%। अब मुझे एक बात बताएं, ये कहते हैं जब ये कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस का, तो फिर पर कैपिटा इनकम का भी तो कंपैरिजन करें ना, कि वहाँ पे एक आदमी कितना कमा रहा है, यहाँ पे कितना कमा रहा है, वहाँ पर जो है वो गुर्बत कितनी है, यहाँ पर गुर्बत कितनी है। सरकार हमारे तो सारे इंडेक्स सारे तबाह हुए हैं। आपने गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या किया, आपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया। आप मिसाल देते हैं महंगाई की बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है और यहाँ पर कितनी है, उसका भी तो साथ मुवाजना करें। वहाँ डॉलर कितने का, यहाँ डॉलर कितने का है। उसामा साहब जी, वो कहते हैं हम आमदनी बढ़ा रहे हैं, अब कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम आ रहा है, उसमें लाखों रुपए मिलेंगे कर्जे की सूरत में बगैर सूद के हर ख़ानदान को। ये गरीब ख़ानदान जिनकी आप 39% की बात करें, पाकिस्तान में गुर्बत की बात करें, उन तक वो पहुँचाएंगे। वो कह रहे हैं आमदनी बढ़ा रहे हैं, हमसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ
सबसे ज़्यादा तेज़ शरह के साथ महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ रही है। आपका 170 रुपये का डॉलर हो गया, आपने जो भी बाहर से, अब आपकी 80% ऐसी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में जिसमें आपको बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ता है। जब आप हर चीज़ में पेट्रोल से लेके, गैस से लेके, खुराक से लेके, मेडिसिन से लेके, हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बाहर से मंगवानी पड़ती है। अब इसका मतलब ये है कि जब डॉलर 170 का हुआ तो बाहर से हर चीज़ महंगी हो गई, आपकी इंपोर्ट जो है वो महंगी हो गई। अब इंपोर्ट्स महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी हो गई। हालात ये हैं कि सैलरी आप बढ़ा नहीं रहे, मजदूरी आप बढ़ा नहीं रहे। मजदूरी क्या बढ़ानी, मजदूरी है ही नहीं है, इस लोगों के पास काम है ही नहीं है। लोग मार्केट में आप दे, लोग बच्चे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, जॉब उनके लिए नहीं है, मजदूर बेचारा फिर रहा है, उसके लिए मजदूरी नहीं है। और उसका इलाज आपने ये बनाया कि आप सराय बना दें, सराय बना दे, वहाँ आकर मुफ्त की रोटी खा लें। सर अभी ये गुर्बत का हल है आपके पास। सर गुलाम नज़र साहब, बाबर साहब अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, ज़ाहिर है लोग परेशान हैं, जब मुल्क में गुर्बत ज़्यादा होगी गरीब आदमी परेशान होगा। लेकिन ये जो सब्सिडी, आप डायरेक्ट सब्सिडी की बात कर रहे हैं, आटा, घी, दाल, चीनी, ये डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। वो कह रहे हैं डाटा हमारे पास आ गया एहसास प्रोग्राम के तहत, और ये सबको पता है कि एहसास प्रोग्राम के तहत ही जिस तरह कैश दिया गया था जब ये वबा शुरू हुई तो पूरी दुनिया में इसको सराहा गया था कि ये हैरानकुल प्रोग्राम है, यानी सोशल सेक्टर के हवाले से टॉप 4 प्रोग्राम्स में आया। उसी डाटा को इस्तेमाल करके अगर ये काम किया जाता है तो इससे आवाम को कुछ तो रिलीफ मिलेगा, कम से कम जो गरीब तरीन तबका है उस तक तो कुछ सब्सिडी पहुंचेगी। यूटिलिटी स्टोर पर तो चीज़ें महंगी हुई हैं। एक तो बात मैं ये वाजे कर दूं कि जो ये कहा जाता है कि एहसास प्रोग्राम की फ़लाँ जगह से तारीफ़ हो गई है और फ़लाँ जगह से तारीफ़ हो गई है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और उसके मुख्तलिफ नाम तब्दील किए गए हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने, एशियन तरक्याती बैंक ने और दीगर जो मालियाती इदारे हैं इन्होंने तारीफ़ की थी जब ये पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किया गया था जी। तो वो क्योंकि उस वक्त से डाटाबेस वही इस्तेमाल करके आगे चल रहा है, तो इसमें लोग ऐड भी हुए जितने हैं। लोगों को टारगेट, गुलाम साहब आपकी बात सही है, हुए हैं, उसको इसमें ऐड किया गया है। उसमें अब देखें ना, वज़ाइफ भी हैं उसमें, जिस तरह कामयाब नौजवान प्रोग्राम है वो तो सिर्फ ख़वातीन को जिस तरह है कि वहाँ पर एक कैश पहुँचाया जाता था 3 माह बाद, इसमें तो बच्चों के वज़ाइफ हैं, फिर ज़ाहिर है जो लोग स्पेशल लोग हैं उनके लिए इसमें रखा गया मरात। और इसके मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे भी, बाबा डोगर साहब भी साथ बैठते हैं, कि अगर आपके मोहल्ले में पहले ज़कात लेने वाले बंदे 100 थे और अब ज़कात लेने वाले बंदे 250 हो गए हों, तो क्या आप ये कहेंगे कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, आपका मोहल्ला तरक्की कर रहा है और आप लोग अमीर हो गए हैं ज़्यादा? तो बात ये है कि ये सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में ये फिनोमेना है, इंटरनेशनल अदारे ये फिनोमेना सामने रखते हैं कि जहाँ पे तखफीफ गुर्बत होती है वहाँ पे सोशल सेफ्टी नेटवर्क के प्रोग्राम जो होते हैं उनको कम किया जाता है, और जहाँ पे गुर्बत जो है वो बढ़ती है और रोज़ाना की बुनियाद पे इंडिकेटर्स चेंज होते हैं, वहाँ इस तरह के प्रोग्रामों के लिए दुनिया प्रेस करती है उस मुल्क को कि खुदा के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करो, कहीं आपको हंगर स्ट्राइक ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नौजवान सड़कों पे निकल आएँ और आप समेत, उनको ये नहीं होता कि इनकी हुकूमतों का खात्मा कर देंगे, उनको ये होता है कि जो हमारे पैसे हमने लेने हैं वो डूब जाएंगे। वो इसलिए सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बार बार कहते हैं, और हमें भी IMF और बाकी बैंक जो हैं वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कोशिश करें। मैं आपको यहाँ 2-3 मिसालें दूंगा। एक लीबिया की मिसाल सामने रखें, एक अफ़गानिस्तान की मिसाल सामने रखें। जो दरमियाना तबका होता है, मिडिल क्लास, उसके दरमियान और गुर्बत के दरमियान एक बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है। सही है। जो मिडिल क्लास है वो अपनी ज़रूरतों को गला घोंटते हुए अपने लिए कुछ ऐसी लग्जूरियस चीज़ें, AC, सोफ़े और इस तरह की चीज़ें घर में लेके रखते हैं ताकि ज़रा कुछ, जिसको हम कहते हैं कि रिश्तेदारों में टौर बन जाए। तो वो इस तरह के मुतवस्सित तबका जो होता है वो गुर्बत में जाने के लिए कोई ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो मैं लीबिया की और अफगानिस्तान की मिसाल देखता हूँ, वहाँ पे इस तरह के जब प्रोग्राम चलते रहे और हालात होते रहे माशी तौर पे, तो वहाँ पे लीबिया में वो तमाम जो मिडिल क्लास तबका था वो तमाम का तमाम सामान लेके सड़कों पे बैठा था कि खुदा के लिए ये ख़रीद ले हमसे और हम इसके रोटी ले लें। और अभी आजकल अफगानिस्तान में आप देख लें यही हालत वहाँ की है। जो वहाँ का मिडिल क्लास था, तो मिडिल क्लास ख़त्म हो जाती है। तो हालत ये है कि हमने
14,610 अरब रुपए के कर्जे ये 3 सालों में लिए हैं जो इमरान खान साहब का दौर है। और उस 2018 में कर्जों का हजम 39,900 अरब था और 25,290 अरब था 18 में, और अभी हमने 14,610 अरब रुपए के कर्जे हासिल करके इस हजम को 39,900 अरब तक पहुंचा दिया है, ये जो कि अलार्मिंग है। इसमें से ज्यादातर जो है वो कर्जे उतारने में गए हैं, नए कर्जे लिए गए हैं पुराने कर्जे उतारने के लिए। गुलाम साहब आपकी बात ठीक है, मगर ये जो सब्सिडी दी गई है ये तो चले एक अच्छा कदम है। सोशल सेफ्टी की अगर आप बात करते हैं तो कुछ तो वो सोच रहे हैं, इसका मतलब एडमिट कर रहे हैं कि महंगाई है, लोग इस चक्की में पिस रहे हैं, उनको बचाने के लिए डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं। वो देखिए, जो सब्सिडी होती है आप बराह रास्त सब्सिडी क्यों नहीं देते? आपने ये माचिस की डब्बी के ऊपर सब्सिडी देनी है, आप इसके ऊपर लिख दें कि 1 रुपए की है, आप क्यों इसको 3 रुपए का रेट है और आप कहते हैं कि हम स्टोर वाले को दे देंगे 25 पैसे या उधर दे देंगे जिसकी मर्जी जो मर्जी बेचे। आप बराह रास्त ऐलान कर दे, चीनी गवर्नमेंट ऐलान कर दे चीनी 70 रुपए किलो मिलेगी, हर स्टोर के ऊपर मिलेगी, और ये मिलों के साथ। सर ये तो गलत बात है ना कि आटा भी, अभी तो ये भी मैकेनिज्म आना चाहिए कि आटा जो है वो अमीर आदमी जो है को भी सब्सिडी मिल रही है। ये तो नहीं हो सकता चीनी पर अमीर आदमी को भी सब्सिडी मिले, जो टैक्स चोरी कर रहा है उसको भी आप हर चीज में सब्सिडी देंगे तो गरीब आदमी इनका जो गुर्बत का देखें, फिर सुन ले मेरी बात, इनका जो गुर्बत जांचने का जो मापने का इनका पैमाना है ना, वो ये है कि अगर आपके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर है, अगर आपके नाम पे जो गाड़ी रजिस्टर्ड है, अगर आप कोई बैंक अकाउंट रखते हैं तो आप गुर्बत की सतह के अंदर नहीं आते, आपको वो सब्सिडी नहीं मिल सकती। इस हुकूमत का गुर्बत की तारीफ ये की गई है। तो जो लोग ऐसे सफेद पोश जिन्होंने अब कोई पैसे ही बैंक में आते हैं अकाउंट के किसी के तनख्वाह के, वो बेशक 20,000 रुपया हो उसको नहीं मिलेगा। जिसके पास मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल पे ही तो लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसको नहीं मिलेगा। तो मुझे एक बात आप देखें, ठीक है, ये जो आपने बात की है, ये जो सहारा की, इसमें सबसे अहम चीज ये है कि वाकई गुलाम रज़ा साहब ने सही कहा कि जिसके नाम पे कोई चीज नहीं है वो मुस्तहिक है, उसको दिया जाएगा। मेरा सवाल तो ये कि इतनी बड़ी लोअर मिडिल क्लास है आपकी, वो लोग जो दरमियाने मजदूर हैं, वो लोग जो सरकारी और प्राइवेट दफातर में काम कर रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं, जिसके पास एक मोटरसाइकिल है और 30,000 रुपये उसकी इनकम है, और जो खर्चा है वो 50,000 रुपये, मुझे बताएं वो 20,000 का डेफिसिट कहाँ से पूरा करे, क्या करे वो? उसको तो ये सब्सिडी नहीं मिल रही ना, वो वहाँ लंगर खाने में जाके खाना खा सकता है, उसकी थोड़ी सी इज्जत भी है, उसके माशरे में इसकी इज्जत है, वो क्या लंगर खाने में जो बैठ के किस तरह से खाना खाएगा? उसामा साहब, असल इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है इसको सारी चीज़ें रिविजिट करनी पड़ेंगी। ये जो गवर्नेंस है इसको बेहतर करना पड़ेगा। गवर्नेंस के इमरान खान साहब जो हैं वो, मुझे लग रहा है कि मल्टीमीडिया जो उनको ब्रीफिंग दी जाती हैं, वो उन ब्रीफिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत ब्रीफिंग जो है वो दी जाती हैं, और उसके बाद वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ऐसा ही है, चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। इस तरह नहीं है, ना यहाँ पे कोई गवर्नेंस है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, मिनिस्टर जो है वो शुतर बेमहार है, गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है। आप सिर्फ स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि जनाब इकॉनमी बेहतर हो रही है। ये जो मीडिया का बिल लेके आया जा रहा है वो इसीलिए है कि ताकि ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम बोले ना, बल्कि हम सिर्फ तारीफ़ें करें कि जनाब क्या बात है, वहाँ पर ज़बरदस्त खान साहब का फैसला हुआ। मसला ये है कि जब हम आईना दिखाते हैं तो उससे बड़ा गुस्सा आता है, वो फिर दिल करता है कि ये वो समझते हैं कि ये सारे पीटीवी ही हो के बन जाना चाहिए, सारा जो पीटीवी ही नज़र आना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, हकीकत ये है कि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। मुरीदी इख्तियार करें जी, वो तो सदर पाकिस्तान ने कह दिया है, वो तो अब ज़ाहिर मानना तो चाहिए, सदर साहब ने कहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की, उसकी कहाँ तक मानी जाएगी? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है, और गुलाम रज़ा साहब एक दफ़ा फिर आपकी खबर सही साबित हुई। कल ही आप इस बारे में कह रहे थे ये कि बड़ा सख्त रिएक्शन जो है उसकी बातें हो रही हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जी आज़म स्वाति साहब और फवाद चौधरी जो इन्होंने कुछ कहा, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर नोटिस भेजने का फैसला हो गया है। साथ ही अब इलेक्शन कमीशन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और वो कहता है कि जी ये तो अब जल्दी कराएंगे हम बल्दियाती इंतखाबात भी। तो कंटोनमेंट के रिजल्ट्स के बाद अब बल्दियाती इंतखाबात की भी तेज़ी अगर होती है तो ये तो और ज़्यादा महाज़राई होगी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। महाजराई नहीं है। देखें, ये जो कुछ किया गया था हुकूमती वज़रा की जानिब से, अगर इनको नोटिस जारी ना होते तो फिर ये था कि लकीर बन जानी थी कि ये हर कोई इसको इलेक्शन कमीशन को जो मर्ज़ी कहता फिरे और जो मर्ज़ी इल्ज़ाम आप किसी के ऊपर लगाते फिरें। तो ये एक आइनी इदारा है, इसके ऊपर जो बात की गई है
इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। वो आएंगे, ये भी बताऊँ आपको, अवामी समात होगी, अच्छा, ओपन होगी फॉर मीडिया एंड एवरीवन। आए, आके देखें, सुने कि क्या उनसे सवाल किए जाते हैं, और वो जो कहते हैं कि पैसे ले रहे हैं, आग लगा देंगे, तो वो जवाब क्या देते हैं। लेकिन क्या ये सारी पार्लियामानी चीज़ें सामने प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आएंगी। वो अदालती कार्रवाई से उनको इस्तिस्ना नहीं होता, ऐसी मुझे ख्याल है इस बात का, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये पार्लियामानी प्रोसीडिंग के दरमियान बात नहीं हुई, पार्लियामानी प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इन्होंने कहा। पार्लियामानी प्रोसीडिंग के दौरान अगर इस तरह की बातें हों और वो कमेटी अगर वो पार्लियामेंट के अंदर प्रिविलेज्ड होती हैं वो बातें, और उनको क्वेश्चनेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कमेटी के बाहर निकल के कमेटी से के साथ इन्होंने बातें की हैं, वो उसको तो पूछा जा सकता है कि आपने ये बातें क्यों की आग हैं, लगा दो, तो क्यों पैसे की लिए हैं ये इलेक्शन बातें? कमीशन ने, धांधली करवाता है, ये आजम स्वाति साहब ने कहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब पर भी उन्होंने कहा कि जी उन्होंने भी जो कहा उसका भी वो जवाब दें, और उसकी सारी उन्होंने मंगवा ली हैं, यानी इसकी सारी तफसील, फुटेजेस वगैरह। तो ये बाबर डोगर साहब, क्या आपको लगता है कि ये सही है इलेक्शन कमीशन की तरफ इस तरह करना, ये क्या महाजराई नहीं बढ़ेगी इससे? उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है इलेक्शन कराना फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। अब मैं इलेक्शन रूल्स का, ये जो है ईसीपी रूल्स का सेक्शन 103 पढ़ रहा था, जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी पर जनाब जितने भी बाईपोल्स होंगे उनमें एज अ पायलट प्रोजेक्ट वो जो है वो बायोमेट्रिक और ईवीएम के ज़रिए से इलेक्शन करवाएगा, ठीक, एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक, उस पर ये जो एग्जिस्टिंग डीजी हैं आईटी, इन्होंने 40 करोड़ रुपए की स्पेन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी मंगवाई। अच्छा, उसकी बुनियाद पर आपको पता है कुलसुम नवाज का लाहौर में जो इलेक्शन हुआ था वो भी बायोमेट्रिक, उसमें भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल की गई। उसके साथ साथ पेशावर, मुल्तान, काफ़ी अच्छा, इलेक्शन में ईवीएम मशीन एज पायलट प्रोजेक्ट इस्तेमाल की गई और उनको जांचा गया। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था उसने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट की, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ कि ना उनको यूज़ करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर उसकी रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक, जिसमें इन्हीं आईटी खिदर रियाज साहब जो थे डीजी आईटी, इन्होंने एक रिपोर्ट दी विद द कंसेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड चेयरमैन इलेक्शन कमीशन 2018 में। अच्छा, इनका इस्तेमाल किया गया और बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है, और हमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ईवीएम पे जाना चाहिए। ठीक है, ये इनकी अपनी रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में पेश कर दी गई, सही, और पार्लियामेंट में वो अभी भी पड़ी हुई है, रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। अब होना ये चाहिए था कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि जब गवर्नमेंट चाह रही है कि ईवीएम पे आना, तो उनसे कहते कि ठीक है, बाईपोल्स जो हमने पहले तो करवाए हैं उसमें तजुर्बा किया है। 2018 के जो बाईपोल्स हुए थे वो सारे इसी पे हुए थे, और उसमें जो बाहर के वोटर थे वो भी काउंट हुए थे। ये भी मैं आपको बताऊँ, फॉरेन वोटर्स भी उसमें, पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनको भी काउंट किया गया था। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि जनाब ये कैंटोनमेंट के बोर्ड के इलेक्शन में कहते हैं ठीक है, इसमें आजमा लेते हैं, मशीनें पड़ी हुई हैं, कुछ मशीनें आप दे दें और उसको चेक कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को इस तरह से जवाब नहीं दे सकता कि जनाब हम नहीं करवाएंगे। हाँ, उस पर यह कि अपोजिशन को साथ कंसेंसस क्रिएट करता है कि ठीक है जी, कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है, इसमें चेक कर लेते हैं, या बाईपोल था, जिस तरह से सियालकोट में बाईपोल हुआ, जिस तरह से डस्का में बाईपोल हुआ, गुजरांवाला में हुआ, खुशाब में हुआ, बेतहाशा पूरे पाकिस्तान में हुए। किसी में ये आहिस्ता से एक दो मशीनें, चार मशीनें इस्तेमाल करते जाते, और उसका रिजल्ट जो था वो अपोजिशन भी देख लेती, गवर्नमेंट भी देख लेती। मेरा सवाल ये है कि जब लॉ उनको इजाज़त देता है कि वो ईवीएम मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं एज पायलट प्रोजेक्ट देखने के लिए, इन्होंने 2018 के बाद अब तक क्यों नहीं ये मशीन इस्तेमाल की? ये तो एक सवाल है, और हुकूमत इसी वजह से ज़्यादा गुस्से मेरा में कि इस पर मतलब है क्यों बढ़ रहे? कि आप एक पार्टी बन गए, उसमें ठीक है मिनिस्टरों ने गलत किया, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता, अदारों के खिलाफ इस तरह की बात नहीं की जा सकती, लेकिन अदारा भी तो देखे कि वो क्या कर रहा है, कुछ करे। मगर आप जब अब मशीनें पड़ी हुई हैं, इनके पास 40 करोड़ रुपए की इन्होंने जो मशीनें स्पेन से खरीदी थी वो पड़ी हुई हैं, वो जब पड़ी हुई हैं तो उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मेरा तो सवाल ही ये है कि आपने इतने सारे बाईपोल्स करवा दिए, इतने इलेक्शन हुए, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल की? 300 पोलिंग स्टेशन है, आप उसमें 50 पोलिंग स्टेशन में मशीनें रख देते ताकि सारे अपोजिशन भी देख लेते, जब पहले उसको अपनी रिकमेंडेशन है कि इनका रिजल्ट अच्छा रहा है, करते रहते और उसकी रिपोर्ट जनरेट करते रहते। ठीक, इस तरह से इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए कि वो एक पार्टी बन जाए और वो चढ़ाई कर दे और ये वो सारा कुछ करे। अब ये कह रहे हैं 37 ऑब्जेक्शन,
तो जब ये रिपोर्ट जनरेट की थी इसी DGIT ने कि जनाब इसमें 10% एरर का मार्जिन जो होता है वो सारी दुनिया में है, बाकी ये मशीनें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो फिर वो रिपोर्ट और अब की में मुझे उसमें उसकी तुक समझ नहीं आया। अच्छा। कि एक ही बंदा एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा है और बाद में वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। सही। तो ये अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है उसको रेगुलेटर का ही रोल प्ले करना चाहिए, उसको पार्टी का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। अच्छा गुलाम साहब ये बताएं, अब बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, मजीद ताखीर नहीं की जा सकती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया है। अब तो झगड़ा और तेज नहीं हो जाएगा कि जी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी या नहीं होगी, और फिर जल्दी करें जी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर दें इसमें लोकल पूरे गवर्नमेंट मुल्क में अगर कौन होते रोकता है हैं इसमें? या किसी एक सूबे में भी अगर होते हैं तो इतना आसानी और ज्यादा मशीन तो चाहिए होंगी। जी गुलाम साहब देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की वेल के बगैर कैसे लगाया जा सकता? कोई आबरियत है कि या ये चीज़ आपके सामने पड़ी है या आपने खानी है, या ये चीज़ पड़ी हुई है या आपने इसकी इस्तेमाल करनी है? कौन इस तरह कर सकता है? ये जमहूरियत है। बाकी तमाम लोग जो तमाम पार्टियां हैं अगर वो नहीं एग्री करती हैं तो कैसे आप लगा सकते हैं? सर वो इलेक्शन कमीशन टू थर्ड मेजॉरिटी नहीं चाहिए सर, सिंपल बात ये है कि कानून बन जाएगा। ईवीएम अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुई जी, ईवीएम जो है वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुई, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई। नहीं सर, ये लाहौर में हुई है, लाहौर में हुई है 2018 में इस्तेमाल हुई है, वो इम्पोर्ट की गई थी। वो यही कोई इक्का दुक्का कहीं कोई इक्का दुक्का किसी उसमें पोलिंग स्टेशन पे लगाई हो वो अलग बात है, लेकिन ये बाकायदा तौर पे ये एज एन टूल जिस तरह की इस्तेमाल होता है जहाज़ से लेके तमाम सियासी पार्टियों की, और उसको रखा जाता है बाकायदा तौर पे जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी वोटर लिस्ट थी वो जब आई है तो वो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के एतराज़ात थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आस्ता आस्ता उसको अडॉप्ट। अच्छा बल्दियाती इलेक्शन का बता दें, ब्रेक हो जाएगी। और वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से देखें वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसका टाइम जो काफ़ी लेट हो चुके हैं, और बड़ा अच्छा फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये प्रेस करना चाहिए तमाम सूबाई हुकूमतों को कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन जो है उसका इनेकाद करें और अवामी नुमाइंदों के सुपुर्द करें उनका इख्तियार। चलें जी, ब्रेक का वक्त है, आपको बताएंगे फिर एक दफ़ा सिंध से एक बड़ी करप्शन की कहानी सामने आई है। फिर कहा जाता है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदनाम है, ये 163 अरब रुपए का बताया जा रहा है जी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है। क्या किस्सा है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जी हम पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उनमें ये शामिल होता है कि जी हमने नौकरियां बड़ी दी हैं, रोज़गार हमने दिया है। असल कहानी होती है कि सरकारी इदारे वहाँ पर लोग भर्ती किए जाते हैं, ज़ाहिर है अपने अपने हल्के के लोग, और उसमें फिर वो एक कोटा रख दिया जाता है। और उसी तरह फिर आपने देखा स्टील मिल से लेकर दीगर इदारे, हत्ता कि कौमी असम्बली भी नहीं बची, और वहाँ पर भी फिर इस तरह लोग रख दिए जाते हैं और कौमी ख़जाने पर बोझ होता है, उतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह आपके वोट तो मिल जाते हैं और बज़ाहिर आप कहते हैं लोगों को रोज़गार ददे दिया, लेकिन आप ओवरऑल मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आई है। एक साल की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, 163 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, 163 अरब रुपए। अब इसमें अजीबोगरीब कहानियाँ भी हैं कि 3 अरब रुपए खिलाफ ज़ाब्ता तकसीम किए गए हैं अफसरान मुलाजमीन में। 47 अरब रुपए करप्शन की नज़र हुए हैं, मुख्तलिफ महकमों में ख़रीदारी की गई है, ख़रीदारी मतलब चीज़ें ख़रीदी गई हैं, जो भी मुख्तलिफ वजारतें हैं महकमे उनमें चीज़ें ख़रीदी गई हैं और 47 अरब रुपए उस पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा 2 अरब रुपए कर्ज दिया गया मुलाजमीन को जो आज तक वापस नहीं आया। फिर अपनी सिंध के पास अपनी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी का काम है, लेकिन किसी प्राइवेट को दे दिया जाता है, उसका भी कोई हिसाब नहीं। 9 अरब रुपए सरमायाकारी की मद में मुनाफा मिलता है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये क्यों होता है? ये सब सरकार में है या ये सिंध सरकार में इस तरह से है? देखिए, ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स होती हैं, बुनियादी इसमें समझने की बात ये है कि ये ऑडिट एतराज़ात होते हैं जो मुख्तलफ़ महकमों के अखराजात और उनकी आमदन को ऑडिट किया जाता है एनुअली, और वो सरकार के लोग उसको ऑडिट करते हैं। उसमें से देखा ये जाता है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अगर 2 अरब रुपये का लिखा हुआ है कि बेज़ाब्तगी है या वो खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल हुए हैं या उनके कर्ज़े जारी किए गए हैं, तो वो हम उसको बराह रास्त उसको
करप्शन उसको नहीं कह सकते। उसमें ये होता है कि किसी एक मिनिस्ट्रियल कमेटी है या एक छोटी कमेटी है, उस कमेटी को ये इख्तियार था कि वो 50 अरब रुपए तक के अखराजात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस कमेटी तक वो फाइल ही नहीं पहुंचने दी। कुछ लोगों के दस्तखत रह गए या कोई पेपरा रूल्स की जो वायलेशंस की गई। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कौमी ख़जाने से रकम निकलने तक उस पर बहुत सारे कदगने होती हैं कि वो किस तरह से निकलेंगी। उसमें जो चीज़ें रह जाती हैं उसको हम ऑडिट एतराज़ात कहते हैं, और इसके ऊपर फिर महकमा कमेटी होती है, डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी, DAC ऑडिट कमेटी, वो मिलती है आपस में और फिर वो तय करती है कि कौन से मैटर जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर DAC के पास भी ऑफिसर्स जो बैठे होंगे वो अपने एतराज़ात हल नहीं करवा सकते तो फिर वो एतराज़ात आगे चले जाते हैं, जो प्रोविंशियल अकाउंट कमेटी होती है उसको चले जाते हैं, और वो फिर कमेटी इन सब को बुला के एक एक बंदे के हिसाब चेक करती है। और फिर ये भी होता है कि कुछ ऑडिट एतराज़ात ऐसे होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं, और कुछ ऑडिट एतराज़ात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर FIA को भेज दी जाती है फाइल, कभी NAB को भेज दी जाती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो ये बिल्कुल कहना कि हम बहुत अच्छी बात है, मैं ये अर्ज़ करूं कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपने आज ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अहमियत को हमारे लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ही वो आईना है जो बुनियादी तौर पर तमाम हुकूमतों के ऊपर एक चेक है, वो बताता है कि पैसे कहाँ किसने क्यों खर्चे हैं और कैसे खर्चने चाहिए थे, और अगर सही खर्च किए हैं तो वो उसमें वो भी लिखते हैं, गलत खर्च किए हैं तो वो भी लिखते हैं, जो सीपेज लीकेज होती है वो भी बताते हैं। तो ये जो 47 अरब रुपए की करप्शन की नज़र जो लिखा गया है, करप्शन की नज़र हुए, इसकी तफसील अगर मिले तो ये सबसे बड़ी बात है कि 47 बिलियन रुपीज़ की करप्शन कहाँ पे की गई है। और अगर वो विदाउट एनी कंसेंट किसी स्कीम में या बराह रास्त किस तरह से वो निकल गए, क्योंकि ठीक है, देखें अकाउंट्स हैं, अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको सेट प्रोसीजर होता है, उसको पूरी तरह से आपको उसको फॉलो करके वो पैसे बाहर निकालने होते हैं। अच्छा, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन जब ये कहा जाए कि जी बगैर दस्तावेजी सबूत के रिकॉर्ड 113 अरब रुपए खर्च कर दिए गए, अब कोई तो सबूत होना चाहिए कि आप 113 अरब रुपए कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ख़रीदारी में ही 47 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत नज़र आता है, और 3 अरब रुपए खिलाफ ज़ाब्ता आप अफसरान मुलाज़मीन तकसीम करते हैं। जब आपको बताया गया कि प्रोसीजर है तो बाबर डोगर साहब उसको किस तरह फॉलो अगर नहीं करते। मेरी बात सुने, इस तरह से सरकारी काम नहीं होता जिस तरह से ये लिखा हुआ है। ये नहीं होता कि जनाब पैसे, जारी बात है हर चीज़ को ऑडिट होना है, गवर्नमेंट को भी पता है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट को भी पता है इसका ऑडिट होना है। उसके बाद अगर कोई ऐसी इशू आए तो वो अल्टीमेटली वो NAB को भी रेफ़र हो सकती हैं चीज़ें, FIA को भी जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा रेफ़र हो सकती हैं। तो ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ कहते हैं, और इसमें बेतहाशा जैसे प्रोक्योरमेंट करनी है, किसी ऐसी चीज़ की प्रोक्योरमेंट करनी है जिसका अब लॉ में उसका लॉ में रूल्स ही नहीं है उसके, तो उसको किस तरह से किया जाए, उसको किस तरह से ख़रीदा जाए, वो फिर बाद दफ़ा वायलेशंस हो जाती हैं। और वो जो वायलेशन ये कभी हो सकता है कि मेरा मतलब कि इरिगेशन है, उसके पास 25 अरब रुपया पड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा ये मुलाजमों में बांट दें, किस तरह से पॉसिबल है। ये मुख्तलिफ महकमों के हैं ना, सिंध गवर्नमेंट में 50 महकमे हैं तो उन 50 महकमों की 163 अरब रुपये की इरेगुलरिटीज़ है ना जी। तो ये कोई एक महकमे की तो नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जनाब कोई एक महकमा कहे कि अच्छा हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं तो ये लोगों में दे दिए जाएँ, ये इधर दे दिए जाएँ, ये इधर दे दिए जाएँ। सर उसका एक ऑडिट होता है। एक जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा DAC होती है, डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी होती है, पहले वो ऑडिट करती है, उसके बाद जो वहाँ से भी चीज़ें रह जाती हैं वो फिर प्रिंसिपल जो अकाउंट्स कमेटी होती है वहाँ पर चली जाती हैं, वहाँ पर जाकर ऑडिट पैरे जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। महकमे जो हैं वो बाद में रसीदें भी बनवा लेते हैं, बाद कहीं सिग्नेचर नहीं हुआ, कहीं रूल्स की वायलेशन है, कहीं पेपर लॉ की वायलेशन है का। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। ये तो पंजाब में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी अरबों रुपए के ऑडिट अकाउंट निकल आएंगे, वो लाजमी होंगे, 100% होंगे, 100%। यहाँ पर तो ये नहीं होता कि डिपार्टमेंट जो भी पैसा खर्च करे एक एक रुपये की एक पैसे की रसीद रखी जा रही है, वो इतनी चीज़ें निकल आती हैं। इसमें कोई ऐसी चंबे की बात नहीं। अब बात ये की जा रही है अरब रुपए निकल आते हैं,
163 अरब रुपए। सर कोई चले 20-25 अरब रुपए हैं जिसका आपने कोई हिसाब नहीं रखा हुआ, लेकिन गुलाम साहब 163 तो बहुत ज्यादा। सर 163 एक महकमे के नहीं है, 1200 पूरी सिंध देखें, गवर्नमेंट की बात आप ये हो रही है। देखें कि आप ये देखें कि फाइनेंशियल ये कोई इसका हम इसको फेवर नहीं कर रहे या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें 1200 अरब रुपये खर्च किया होगा एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस साल में। अगर वो 1200-1400-1500 अरब रुपया किया है तो उसमें से 163 अरब रुपए के ऑर्डर एतराज़ात ये लगे हैं और ये साल एक मज़ीद लगेगा। आपको देखें कि पार्लियामेंट को बनाने वालों ने और पार्लियामेंट की रूह क्या होती है, जो भी प्रोविंशियल ऑडिट कमेटी से होती हैं वो उनकी सरबराही अपोजिशन के पास होती है, ताकि जो हुकूमत खर्चा कर रही है, जो हुकूमत अपने लले तललों में खर्च पैसे कर रही है, उसको अपोजिशन पूछ सके कि हाँ जी आप बताएं ये 163 अरब रुपया किधर खर्च किया है, क्यों ये इरेगुलरिटीज आई हैं, इसको पूरा करें। और इसी तरह से आप देखें कि जो नेशनल पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें भी आप देखें कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास है, और इसी तरह से पंजाब में जो दी गई थी वो अपने लोगों को ही दे दी गई, पीटीआई के लोगों को ही मिल गई वहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी। लेकिन होता ये है कि रूह इसकी ये होती है कि ये अपोजिशन के लोग जो होते हैं उसको वो चेयर करते हैं और सवालात उठाए जाते हैं। तो अभी इसकी तफसीलात मज़ीद भी हम कोशिश करते हैं कि इसकी तफसीलात मज़ीद मिल जाएं तो पता चले जो करप्शन होती है वो बुनियादी तौर पे उसके तरीक़ेकार ही अलग हैं सियासतदानों के पास। अच्छा। वो उनको ऑडिट के वाले नहीं पकड़ सकते और ना वो इस तरह से सामने आ सकती है कि ये इतनी करप्शन काली है। अच्छा। वो तो स्कीमें होती हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, वो स्कीमें होती हैं हाईवेज़ की, वो स्कीमें होती हैं बंद बनाने की, वो स्कीमें होती हैं किसी न किसी जगह मट्टी डालने की, मट्टी निकालने की। तो वो उन स्कीमों के ज़रिए से उन स्कीमों के ज़रिए से करप्शन होती है। जहाँ पे 6 अरब रुपए का काम है वो आप टेंडरिंग करवाते हैं, उसमें आप मैनिपुलेशंस करके 2 अरब रुपए में आप ठेका दे देते हैं, 6 अरब जारी कर देते हैं और वो बिलिंग उसकी 6 अरब की होती है। ये इतना इंजीनियर्ड काम है कि बड़े बड़े ऑडिटर्स जो हैं वो नहीं पकड़ सकते। अब मिट्टी एक जगह से निकाली जा रही है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये हुआ था सक्कर, सुप्रीम कोर्ट में केस आया सक्कर में, बहुत बड़ा काम था। उसमें से बंद बनाने थे मुख्तलिफ जगहों पे ताकि जो सैलाब हैं वो बस्तियों को, शहरी लोगों को, देहातों को हिट ना कर सके। तो आपने एक जगह से मट्टी उठाई, 500 रुपया मट्टी उठाने का एक ट्राली का दिया गया और एक जगह पे उसी बंदे को ठेका दे दिया कि इस जगह पे आपने मट्टी डालनी है, वहाँ 700 रुपये मट्टी डालने का उसको ठेका दे दिया गया। अब उनको तो नहीं पता बिल देने वालों को कि ये फ़लाँ जगह से मट्टी निकालने के पैसे दिए जा रहे हैं, फ़लाँ जगह डालने के दिए जा रहे हैं। अब उसको 1200 रुपये ट्राली मिल गई, वो एक निकाल रहा है 500 में और 700 में डाल रहा है, तो एक ही ट्राली, एक ही उसका वो सारा, इस तरह से वो करने वाले करप्शन जो है। और ये हुई फिर बंद का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में आया और बड़ी उसके ऊपर ले दे हुई और सक्कर के सियासी रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब के हवाले से भी बड़ी बातें वहाँ पे होती रहीं। और उसके बाद लेकिन फिर भी ये हर साल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है जो करप्शन की असल चीज़ें होती हैं। लेकिन ये डीएसी और ऑडिट्स जो हैं ये पकड़े जाते हैं। अच्छा, ये मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन बाबर डोगर साहब ये इस तरह की कार्रवाई होती हैं, वो मेरा ख्याल है जाली अकाउंट्स जिस तरह पकड़े गए कि जी ठेकेदार हैं और वो जनाब उन अकाउंट्स में पैसे जमा करा रहे हैं, उस तरह से हो जाता है। या नैब का जो केस सामने आया, अरबों रुपया उसमें रिकवर हुआ महकमा खुराक का कि जी गंदुम ही गायब हो गई, मतलब महकमा खुराक से गंदम गायब हो रही है, सरकारी गंदम जो है वो गायब होती रही। वो केसेस बिल्कुल और तरह होते हैं और ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स हैं ये ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, ये फिर भी खाते मेंटेन रखे जाते हैं। उसामा साहब, ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये एक बड़ी क्लियर और क्लैरिटी के साथ एक चीज़ है कि आपने 1200 अरब रुपया खर्च किया और उसकी रसीदें पूरी कर दें कि ये 1200 अरब रुपया आपने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे खर्च किया, हमें उसका पूरा हिसाब दे दें। अगर तो उसकी पूरी रसीदें मिल गई तो उसके बाद वो लॉ भी चेक कर लेते हैं, रूल भी देख लेते हैं कि ना ये रूल्स के तहत ही खर्च हुए हैं, कोई रूल्स की या लॉ की वायलेशन तो नहीं हुई। ये मोटी मोटी वो चीज़ें देखते हैं। इसमें कोई जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम जो होता है वो कुछ और चीज़ है, वो इतनी तहों में छुपा होता है कि ये ऑडिट अकाउंट्स वालों की औकात नहीं कि ये वहाँ तक पहुँच सके, उस क्राइम को डिटेक्ट कर सकें। वो फिर वो आपने देखा कि खानदान में उसकी ज़मीन, उसके हाथ पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। ब्रेक लेते नहीं, ब्रेक के बाद बात करेंगे वबा की, सूरत कोरोना की। लेकिन ये बार बार पाबंदियाँ, फिर नरमी, फिर पाबंदी, आखिर कब तक चलेगा? ब्रेक के बाद बात।
अब पता चला। अब पता चला। NCOC के सरबरा और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, उन्होंने ये ऐलान किया है असद उमर साहब ने कि जी ये वबा की शरह कुछ नीचे आ रही है, पाबंदियाँ कुछ नरम की जा रही हैं, लेकिन साथ सख्ती भी की जा रही है। 30 सितंबर तक बाकायदा पाबंदियों को बढ़ा दिया जाएगा जो लोग वैक्सीन नहीं करवाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अब फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कुछ पाबंदियाँ नरम की जाएंगी, लेकिन ये चौथी लहर है जिसके बाद पाबंदियाँ लगाई गई, और पहली लहर पर तो बहुत सख्त थी, फिर इसी तरह ही होता रहा। तो ये कब तक होगा? अब बाबा डॉक्टर साहब अगर देखें तो कहा यह जाता है जी रोज़ाना तकरीबन अब 10 लाख, कई दफ़ा आती स्टेटमेंट जी 10 लाख लोगों को एक दिन में हम वैक्सीन लगाने लग गए हैं, मगर उसके बावजूद ये चौथी लहर है जिसको अब कहा जा रहा है जी कुछ हद तक कंट्रोल की तरफ गए हैं। वरना यही होता है कि पाबंदियाँ तब लगाना शुरू कर दी जाती हैं, अभी देखिए स्कूल खुले थे फिर बंद कर दिए गए, क्योंकि शरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि फिर वही कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ना शुरू हो गई। तो ये आखिर कब तक इस तरह से चलेगा जी? अब ये चौथी लहर आई है तो लिहाजा हमने पाबंदियाँ लगा देनी है, फिर कुछ बेहतरी आई है जी नरम कर दें। तो ये कुछ स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। या तो सारी कौम को वैक्सीन हो जाए इससे पहले कि जनाब ये कहा जाए या बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ गई है सबको, तो ये नए सिरे से लाइनें लगी हों। अब समझ साहब, ये हम चाइना तो है नहीं है जहाँ पे कोरोना ज़ीरो हो जाए। पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको पहले मैंने बताया कि बेतहाशा गुर्बत है। अब हर साल 5% के हिसाब से गुर्बत में इजाफा हो रहा है, और ख़ास तौर पर कोरोना के दौर में ये इजाफा मज़ीद बढ़ गया है, ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इससे निपटना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीनेशन बड़ी ज़बरदस्त है कि 10 लाख लोगों को तकरीबन रोज़ की लग रही है, तो ये एक अच्छा कदम है। अब गवर्नमेंट को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को खोलना चाहिए। मेरे हिसाब में स्कूल कॉलेजेस खोल देने चाहिए, यूनिवर्सिटी भी खोल दी, चाहे एक दिन आधी के साथ खोलें, लेकिन खोलें ताकि स्कूल खुलें, कॉलेजेस खुलें, कारोबार खुलें, लोगों को रोज़गार मिले। लोगों के बहुत मसाइल बढ़ रहे हैं, बहुत अरसा हो गया। मुझे लग रहा है ये कोरोना तो अब रहना ही रहना, इससे निजात नहीं मिलनी, और अल्टीमेटली हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें अपने आप को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इसके लिए, इससे लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी सस्पेंड नहीं की जा सकती। रोज़गार जो है वो लोगों का सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें आगे चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, और अपने आप को आदत डालने हैं कि जनाब मास्क डालना है तो डालना है, अगर ग्लव डालने तो डालने हैं, वैक्सीनेट करना है तो करना है, और उसके साथ साथ सैनिटाइज करना है तो करना है। इन सारी चीज़ों का अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुलाम साहब वैक्सीनेशन का कहा जा रहा है, तो अब क्यों नहीं आपके ख्याल से कि हम एक अच्छी हद में जा सके? मेरा ख्याल है तकरीबन 6 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन ये तादाद कम से कम अगर 50% होती तो हम बड़ी बेहतर पोजीशन में होते शायद। बल्कि कोशिश तो होनी चाहिए कि जनाब सारी जितनी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दिया जाए। अब तो नौजवानों तक ये आ गया है, तो क्यों नहीं अभी तक पूरी कौम को मोबिलाइज़ किया जा सका, सबको समझाया जा सका कि जी वैक्सीन लाजमी है ताकि आपको इस तरह की पाबंदी की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, वैक्सीन के हवाले से तो इक़दाम किए जाते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, और लोगों को मोटिवेट भी किया जाता रहा है। इसके साथ कन्विंस करने के लिए भी मुख्तलिफ आगाही मुहिम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चलाई जाती रही हैं। कुछ ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे लोगों को कहा गया कि वैक्सीन करवाएं, लेकिन लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए बाहर नहीं आए, तो फिर इस तरह की पाबंदियाँ और इस तरह के ऐलानात भी करने पड़े कि वो अब मजबूरन लोग जो हैं वो डोजेज लगवाने के लिए बाहर आ रहे हैं। कुछ दूसरी बात ये थी कि हमारे पास, आप जानते हैं, फाइनेंशियली पाकिस्तान की हालात काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं, तो हमें वैक्सीन के लिए अभी इस साल में खासे पैसे रखे हैं। सिस्टम बहुत अच्छा पाकिस्तान में बनाया गया था वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों का, और ये SMS सर्विस भी अच्छी बेहतरीन कामयाब चल रही है। वैक्सीनेशन भी अगर हम इस्लामाबाद को देखें तो यहाँ पे जो DHO हैं डॉक्टर ज़हीम, वो हर दिन हर रात हमें चलते फिरते नज़र आते हैं। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं और यहाँ पे चीफ कमिश्नर हैं, तो वो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को लिया है जैसे कि एक घर की बीमारी होती है, और उसको दूर करने के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी भी पूरी जगह जहाँ जहाँ से हमारे पास रिपोर्ट्स आती रही हैं, ये सिस्टम बहुत अच्छा किया गया है। तो लेकिन वही बात है कि हम बना नहीं पाए इस वैक्सीन को। गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे एक बात बताएं, अमेरिका में आप देखें
वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का बड़ा नेगेटिव है। गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है लेकिन लोग नहीं लगवा रहे। यूरोप में आप देख लें, यूके में देख लें, लोग वैक्सीनेट नहीं करवा रहे। बरतानिया में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे निकल रहे हैं। सर बरतानिया में अखबारात में इतने बड़े बड़े मुजाहरे निकल रहे हैं। वो लोग वहाँ पे कहते हैं वैक्सीन, नो वैक्सीन, विटामिन सी। वो कह रहे हैं कि विटामिन सी लो, बस इसका इलाज वैक्सीन नहीं है। मैं उसामा साहब मेरी बात सुने, तो मैंने खुद बड़े बड़े अखबारात जो है वहाँ ये फेक न्यूज की बात करते हैं। हजारों की तादाद में लोग बाहर रोजाना निकलते हैं कि हम मास्क नहीं चढ़ाएंगे। ये फेक वो बाहर लोग निकलते हैं कि हम वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने वो इन्फ्लुएंजा के नाम से वो उन्होंने हर साल 2-2 शॉट्स लगवा के देखा है। उनको पता है कि नज़ले के हवाले से WHO ने जो शॉट्स मंजूर किए हुए में कभी हर साल 2 दफ़ा लगवाने पड़ते हैं। तो अब नई चीज़ आ गई है कि अब इससे किया जाए। अब रिसर्चेस भी आ रही हैं नई, और पता चल रहा है कि फ्लूइड और विटामिन सी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी आप में पैदा कर देता है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो आपको काफी हद तक बचा लेती है। मतलब आप यूँ समझे कि मैं ये कह रहा था ये फेक न्यूज़ की बात करते हैं। मैंने बरतानिया के अखबारात देखे, मैंने अमेरिका के अखबारात देखे, जिस तरह से वैक्सीनेशन के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, तो मैं हैरान हूँ। हमारा मीडिया तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, खुद लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहा है। और सेकेंडली लोग भी, मेरा ख्याल है कि अगर हम वेस्ट के साथ कंपैरिजन करें, अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का प्रोसीजर जो है बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत आला है। यहाँ पर लोग खुद वैक्सीनेट करवा रहे हैं अपने आप को। जहाँ भी आप चले जाएँ पूरे मुल्क में बड़ा अच्छा सिस्टम रखा गया है। बहुत ज़्यादा लोग भी आए हों, तो मैं तो खुद गया हूँ, 2 दफ़ा जाना हुआ, लेकिन बड़े अच्छे यहाँ पे उसामा गाजी साहब एक जुमला मैं कहना चाहूँगा। यहाँ बाज़ लोग जो है इस तरह की बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि कोई पानी का गिलास फ्री नहीं पिलाता, तो ये 7,000 की वैक्सीन क्यों फ्री लगाई जा रही है। यहाँ भी रिजर्वेशंस तो हैं लोगों की इस हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है कि तालीम की कमी है और हमें डराया बहुत गया है कोरोना से, और इतना ज़्यादा डर गए हैं। अब कोई हर जो भी शख्स कहता है वो कहता है लगा दें जी, कोई कहता है बूस्टर, वो कहता है ये भी लगा दो, कहता है शूटर, वो कहता है ये भी लगा दो। तो जो चीज़ है वो कहता है लगाते जाओ, मैं बच जाऊँ बस। वो अब डराया इतना है। उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो वो उनको नॉलेज ज़्यादा है, वो समझते हैं चीज़ों को। वो CDC को भी उनके कवानीन को और उनके रूल्स को देखते हैं। ये अब 30 सितंबर के बाद वाकई बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाएगी कि जिस तरह से है कि तदरीसी अमला हो या जो दीगर लोग हों, उन पर पाबंदी हो जाएगी। दीगर लोगों पर, सरकारी मुलाजमीन पर पहले ही कहा गया कि कोई भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाएगा, ये चेक करने का भी तो मसला है, सर्टिफिकेट साथ रखना, ये भी एक तो मामला है। फिर सामने आ जाता है जी कि जाली सर्टिफिकेट्स भी लोग बनवा लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ये होगा क्योंकि हमें अगर अपने नौजवानों को और जो 15 साल से ऊपर हैं उनको भी हमें वैक्सीनेट करना है, तो 40% कम से कम वो आबादी है हमारी, उसको अगर हम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम ये टारगेट जो दुनिया भर के हैं इनको हम अचीव कर लेंगे। तो उसके बाद फिर अगली चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये 8वां 10वां 15वां 20वां भी आएगा, और इसी तरह से इसके फिर बूस्टर शॉट्स भी 50वीं भी लगानी पड़ेगी। तो ये तो ज़िंदगी के साथ चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल इस स्टेज के ऊपर हमें लगवानी है, हमारे नौजवानों को भी लगवानी है, उस्ताज़ा को भी लगवानी है, स्टूडेंट्स को भी लगवानी है, और इसको हमने अपनी हुकूमत का साथ देना है इसमें। बिल्कुल सही। और यही जिस तरह आपने साइंटिस्ट का हवाला दिया, वो भी कहते हैं कि शायद आने वाले वक्त में वैक्सीन के, जिस तरह आम बच्चे के पैदा होने के बाद आप देखते हैं वैक्सीन का एक पूरा कोर्स होता है वो करवाया जाता है, उसी में शामिल भी हो जाए और उसके बाद एक आम नज़ला ज़ुकाम की तरह रह जाए। मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि एहतियात की जाए, और पूरी कौम में जिनने वैक्सीन लगवाई जितनी जल्दी हो सके वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। हुकूमत तो इसीलिए पाबंदियों का भी अब कह रही है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।